प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 10वीं कक्षा में पढ़ेंगे इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन से इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। हम इसका पहला भाग देखेंगे आज। फिर हम 10वीं कक्षा की हिंदी ग्रामर से पढ़ेंगे अव्यय। साथ ही 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय इंटीग्रल्स। हम इसका तीसरा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही 12वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे फिजिक्स का अध्याय नाभिक। हम इस अध्याय का पहला भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज इस स्मार्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारे पेपर के सेक्शन बी के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं राइटिंग सेक्शन। और राइटिंग सेक्शन में आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। दोस्तों, ये वीडियो इस टॉपिक का पार्ट 1 है। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जो टॉपिक्स आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे वो है सबसे पहले लेटर राइटिंग। जानेंगे कि आखिर लेटर राइटिंग क्या चीज है, इसके बारे में कुछ बात करेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसके टाइप्स के बारे में कि लेटर राइटिंग कितनी तरह की होती है, उसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा इनफॉर्मल। दोस्तों, जो लेटर राइटिंग होती है वो बहुत तरह की होती है, जो हम उसके टाइप्स में पढ़ेंगे। तो उन्हीं में से एक टाइप है इनफॉर्मल, उसके बारे में बात करेंगे। इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के बाद हम लोग इसके फॉर्मेट को देखेंगे कि आखिर एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखी किस तरह से जाती है। एंड दोस्तों, फाइनली एट द एंड मैं आपको लेटर राइटिंग लिखने की कुछ टिप्स दूंगी, ताकि पेपर में आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से लेटर राइटिंग लिख सके और आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सके। तो दोस्तों, आज की स्मार्ट क्लास में आपको ये सारे टॉपिक्स पढ़ने को मिलेंगे। चलिए दोस्तों, अपने पहले टॉपिक से शुरू करते हैं, जो कि है लेटर राइटिंग। बात करते हैं कि आखिर लेटर राइटिंग होती क्या चीज है। तो लेटर राइटिंग दोस्तों, a letter is a written message that can be handwritten or printed on paper। यानी कि दोस्तों, लेटर का मतलब होता है एक रिटन मैसेज, एक पीस ऑफ पेपर पे कोई मैसेज लिखा हो। अब वो मैसेज हैंड रिटन भी हो सकता है, यानी कि आप खुद पेन उठा के उसे लिखो, या फिर वो प्रिंट किया भी हो सकता है। अब इसको भेजते कैसे है? इट इज यूजुअली सेंट टू द रिसिप्ट बाय मेल और पोस्ट इन एन एनवेलप। यानी कि जनरली या तो मेल के जरिए भेजा जाता है और या फिर लेटर को पोस्ट किया जाता है। और दोस्तों, जो हमारा लेटर होता है वो हमेशा एक एनवेलप में डालकर हम उसे पोस्ट या फिर मेल करते हैं। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक बार तो लेटर रिसीव किया ही होगा। डाकिया वाले अंकल लेटर देने आते हैं ना, तो वही होता है लेटर राइटिंग। उसी के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। दोस्तों, अब हमने ये तो जान लिया कि आखिर लेटर राइटिंग होती क्या है। अब इसके बाद बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, लेटर राइटिंग मेनली 4 तरह की होती है। जो मेजर होती है वो 4 तरह की होती है, जिसमें सबसे पहली होती है इनफॉर्मल लेटर, सेकंड है हमारा फॉर्मल लेटर, थर्ड है हमारा बिजनेस लेटर एंड फाइनली लास्ट है हमारा ऑफिशियल लेटर। तो दोस्तों,
आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनफॉर्मल लेटर के बारे में। दोस्तों, अभी आपकी क्लास के अकॉर्डिंग आपको सिर्फ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल लेटर पढ़ने की जरूरत है। जब आप 11th में चले जाओगे तब आपको बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अभी आपकी क्लास के लिए सिर्फ इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर क्या होते हैं और उन्हें कैसे लिखा जा सकता है इस बारे में पढ़ना आपको जरूरी है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे सबसे पहले टाइप इनफॉर्मल के बारे में। दोस्तों, इनफॉर्मल लेटर का मतलब यानी कि एक ऐसा लेटर जिसको हम यूज कर रहे हैं पर्सनल कम्युनिकेशन करने के लिए। यानी कि अगर दो दोस्त आपस में एक दूसरे को लेटर लिख रहे हैं तो वो एक इनफॉर्मल लेटर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट, इनफॉर्मल लेटर में हम लोग अपने क्लोज एक्वेंटेंस के साथ बातचीत करते हैं। यानी कि इनफॉर्मल लेटर कभी भी आप अपने बॉस, अपनी प्रिंसिपल, अपने टीचर को नहीं लिखोगे। ये आप लिखते हो अपने मम्मी, पापा, भाई, बहन, फ्रेंड, इन लोगों को लिखा जाता है इनफॉर्मल लेटर। इसके बाद दोस्तों, ये जो इनफॉर्मल लेटर होता है ये इनफॉर्मल होता है। इसका लिखने का तरीका यानी कि इसमें हम लोग ज्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। और अगर हम इसकी लिखने की टोन की बात करें तो इनफॉर्मल लेटर की जो टोन होती है वो काफी पर्सनल होती है। पर्सनल इसलिए होती है क्योंकि हम अपने क्लोज रिलेटिव्स, क्लोज फ्रेंड्स से बात कर रहे होते हैं। एंड फाइनली एट द एंड अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल लेटर की जो लैंग्वेज होती है वो काफी कैजुअल होती है और इसकी अंडरटोन इमोशनल होती है। तो दोस्तों, एक इनफॉर्मल लेटर लिखते वक्त आपको इन सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप चाहे तो इसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि आखिर एक इनफॉर्मल लेटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अब देखते हैं कि आखिर एक इनफॉर्मल लेटर को हम लोग लिखते कैसे हैं, यानी कि इसके फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होगा, उसमें अपना मेंशन करना होगा अपना एड्रेस। दोस्तों, ये जो एड्रेस होता है ये आप अपनी आंसर शीट के लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप मोस्ट साइड पर लिखेगी। जैसे कि मैंने इस नोटबुक के पेज पे लेफ्ट साइड में टॉप मोस्ट साइड पर इसे लिखा है। अब दूसरी बात जो आपको एड्रेस लिखते वक्त याद रखनी है वो ये कि आप चाहे लेटर किसी को भी लिख रहे हो, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने मम्मी पापा को या फिर अपने दूर के किसी कजन को, आपका एड्रेस हमेशा एक्यूरेट और कंप्लीट होगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि एड्रेस कंप्लीट लिखना क्यों जरूरी है। एड्रेस कंप्लीट लिखना इसलिए जरूरी है ताकि वो लोग आपको रिप्लाई बैक कर सके। अगर आप अपने किसी फ्रेंड, किसी कजन, किसी रिलेटिव को लिख रहे हैं लेटर जो कि किसी दूसरी कंट्री में रहता है तो आपको वहां पर एड्रेस में उनका कंट्री मेंशन करना भी जरूरी है। दोस्तों, एड्रेस को हम लोग सेंडर्स एड्रेस यानी आपके घर का पता भी बोलते हैं। दोस्तों, एड्रेस के बाद हम लोग लिखते हैं अपने इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में डेट। दोस्तों, डेट एड्रेस के बिल्कुल नीचे लिखी जाती है और डेट हम लोग इसलिए मेंशन करते हैं ताकि जिसको हमने वो लेटर भेजा है उसे पता चल सके कि आपने किस तारीख में ये लेटर लिखा था। दोस्तों, डेट लिखते वक्त जो बात आपको याद रखना जरूरी है वो ये है कि डेट हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म यानी कि पूरा 25 अक्टूबर 2019 ऐसे पूरा कंप्लीट में लिखते हैं। कोई शॉर्टकट आप लोग इसमें यूज नहीं कर सकते। अब हमने एड्रेस भी लिख दिया, डेट भी बता दी, इसके बाद हम लोग लिखते हैं ग्रीटिंग। क्योंकि दोस्तों, आप जिसको ये इनफॉर्मल लेटर लिख रहे हैं उसको आप ऑलरेडी जानते हैं, तो इसीलिए आपकी ये जो ग्रीटिंग है ये भी इनफॉर्मल हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अपने किसी क्लोज फ्रेंड को जो आप ही की एज का है उसको लेटर लिखा है तो आप उसके फर्स्ट नेम से उसे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि डियर शुभम, डियर आकांक्षा, ऐसे आप अपनी ग्रीटिंग उन्हें दे सकते हैं। वही दूसरी तरफ अगर आप लेटर अपनी मम्मी, पापा, आंट, अंकल को लिख रहे हैं
तो आप ग्रीटिंग में क्या लिख सकते हैं? आप लोग ग्रीटिंग में लिख सकते हैं डियर मॉम, डियर डैड। तो दोस्तों ये थी हमारी ग्रीटिंग। अब तक हमने 3 स्टेप्स पढ़ लिए जो कि हमें एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग लिखने के लिए जरूरी है। सबसे पहले आता है सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम लोग मेंशन करते हैं डेट, फिर आती है हमारी ग्रीटिंग्स, इसके बाद हमारा 4th स्टेप है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। दोस्तों लेटर के इस पार्ट में हम लोग अपने पूरे लेटर की टोन को सेटअप करते हैं। इस इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप लोग शुरू कर सकते हैं बाय आस्किंग द रेसिपिएंट अबाउट देयर वेलबींग, यानी कि जिसको आप वो लेटर लिख रहे हैं, आप स्टार्टिंग में ये तो नहीं करेंगे कि शुरू में ही सब कुछ अपनी बात बोलनी शुरू कर दे। स्टार्टिंग में जैसे कोई अगर आपके घर पर भी आता है, आप उसे सबसे पहले नमस्ते करते हो, ऐसे ही लेटर के इस पार्ट में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप उनसे उनके वेलबींग के बारे में पूछेंगे कि क्या आप अच्छे हैं, घर में सब लोग सही है। ऐसे यहाँ पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, होप द लेटर फाइंड्स देम इन गुड हेल्थ एंड ग्रेट स्पिरिट, यानी कि हर लेटर में आप ये पर्टिकुलर लाइन भी यूज कर सकते हैं। आप अगर एक बार ये लाइन याद कर ले तो अगर आपके पेपर में इनफॉर्मल लेटर आता है तो आप उसमें ये लाइन यूज कर सकते हैं। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग इनफॉर्मल लेटर राइटिंग को ओपन करते हैं, यानी कि लिखना शुरू करते हैं, तो जो उसकी टोन होती है वो कैजुअल होती है और काफी कंफर्टिंग होती है, जैसे कि हमने इससे पहली वाली स्लाइड में भी बात की थी। और जब हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे तो ये बात आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। अब आती है हमारी इनफॉर्मल लेटर राइटिंग की बॉडी ऑफ द लेटर। इस पार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? दोस्तों बॉडी ऑफ द लेटर में हम लोग मेन बात, जो मेन चीज के लिए हमने लेटर लिखी है, उसके बारे में बात करते हैं। वैसे तो दोस्तों ये जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है, इसकी पूरी की जो टोन होती है लेटर की वो काफी फ्रेंडली होती है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाती है। जैसे कि दोस्तों आपने डिसाइड किया कि आपको लेटर लिखनी है अपने दोस्त को, तो जब आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे होंगे तो उसकी जो बॉडी होगी लेटर की, जो टोन होगी वो काफी कैजुअल हो सकती है। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर आप लेटर लिख रहे हैं अपने किसी रिलेटिव को, तो तब आपको काफी रिस्पेक्टफुली उस लेटर में बात करनी होगी। दोस्तों ये बात अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इस चीज से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि आपको बॉडी ऑफ द लेटर में किस तरह की टोन यूज करनी है, कि जैसे कि अगर वो पर्सन आपके सामने है तो आप उससे किस तरह से बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके साथ आपका कोई रिलेटिव खड़ा है तो ऑफकोर्स आप उसको काफी रिस्पेक्ट करते हुए उससे बात करेंगे, तो उसी टोन को ध्यान रखते हुए लेटर लिखिएगा। लेकिन वही अगर आप अपने किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो फ्रेंड से तो हम लोग बड़े कैजुअली, बड़े हंसते हुए बात करते हैं, तो ऐसे ही उस लेटर में जो आप अपने फ्रेंड को लिखेंगे उसकी टोन काफी कैजुअल आप लोग लिख सकते हैं। अब बॉडी ऑफ द लेटर के बाद आता है कंक्लूजन। इन द कंक्लूसिव पैराग्राफ सम ऑफ द रीजन फॉर राइटिंग द लेटर, दैट इज समराइज द लेटर। फाइनली हम लोग अपने लेटर के एंड पे आ चुके हैं, तो एक मीनिंगफुल और अफेक्शनेट गुड बाय आपको बोलना होगा अपने रीडर को जिसको आप वो लेटर लिख रहे हैं। एंड फाइनली एट द एंड हमारा आता है सिग्नेचर। क्योंकि दोस्तों इनफॉर्मल लेटर को साइन ऑफ करने का कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं है, क्योंकि जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है वो एक बिल्कुल स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं फॉलो करते। इसी वजह से आप कोई भी फेज यूज कर सकते हैं, जिनमें से कुछ है जैसे कि लॉट्स ऑफ लव, बेस्ट विशेस, काइंड रिगार्ड्स, काइंडली। आप इनमें से कोई सा भी पिकअप कर सकते हैं और अपने सिग्नेचर पे वहां पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस फॉर्मेट को जल्दी से अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि किस तरह से इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के फॉर्मेट के बारे में। बात करते हैं कि कितनी तरह के इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला जो इनफॉर्मल लेटर है वो है
लेटर टू पेरेंट्स, यानी कि अगर हम लोग अपने मम्मी पापा को लेटर लिख रहे हैं तो उस लेटर का फॉर्मेट हम लोग इनफॉर्मल लेटर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, वो एक इनफॉर्मल लेटर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लेटर टू सिबलिंग्स, यानी कि अगर आप अपने भाई बहन को लेटर लिख रहे हैं तो वो भी एक इनफॉर्मल लेटर होगा। उसके बाद है हमारे पास लेटर टू फ्रेंड्स, यानी कि अगर आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे हैं तो वो भी हमारा एक इनफॉर्मल लेटर कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लेटर टू क्लासमेट्स एंड फाइनली लास्ट है हमारा लेटर टू नेबर्स। तो दोस्तों, अगर एग्जाम में आपको मम्मी पापा को, भाई बहन को, किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को, किसी क्लासमेट को, इनमें से किसी के भी ऊपर लेटर लिखने को आ जाता है तो आपको इनफॉर्मल लेटर राइटिंग का फॉर्मेट फॉलो करना होगा। फॉर्मेट के साथ आप लोग इनफॉर्मल लेटर की जो टोन होती है उसको भी याद रखिएगा, क्योंकि वो काफी इम्पोर्टेंट होती है लेटर राइटिंग में। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई इनफॉर्मल लेटर्स की। हमने इसका फॉर्मेट भी देख लिया, इसकी टोन भी बात कर ली और इसके टाइप्स के बारे में भी जान लिया। अब मैं आपको कुछ लेटर राइटिंग लिखने की टिप्स बताती हूँ ताकि एग्जाम में आप लोग इसको काफी अच्छे से लिख पाए। सबसे पहली जो टिप है वो है रीड द क्वेश्चंस केयरफुली एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग, यानी कि जब आप लेटर राइटिंग का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी, जैसे कि हु यू आर राइटिंग टू, यानी कि आप किसको वो लेटर लिख रहे हैं। वाई यू आर राइटिंग, आप किस रीजन की वजह से वो लेटर लिख रहे हैं। एंड फाइनली व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट, यानी कि दोस्तों आपको इन 3 W के आंसर्स उस क्वेश्चन को पढ़ के जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों आप वो लेटर किसको लिख रहे हैं इससे आपको पता चलेगा कि आपको उस लेटर में कौन सी टोन यूज करनी है, इनफॉर्मल की यूज करनी है या फॉर्मल की यूज करनी है। आप क्यों वो लेटर लिख रहे हैं इससे आपको पता लगेगा कि आपको बॉडी में क्या लिखना है लेटर की, और आप किस बारे में लिख रहे हैं इससे आपको पता लगेगा कि आपको अपने लेटर में क्या क्या चीजें मेंशन करनी जरूरी है। टिप नंबर 1 के बाद अब बात करते हैं हमारी सेकंड टिप की। ये कहती है कि when you have worked out what the purpose of your letter is, यानी कि अब आपने पता लगा लिया है कि आप अपना लेटर क्यों लिख रहे हैं। You should be able to work out what kind of style you will need to use, यानी कि पर्पस से हमें पता चलता है कि हमें कौन सा स्टाइल फॉलो करना है। यानी कि अगर वो लेटर हम लोग किसी अपने पर्सनल क्लोज फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम लोग इनफॉर्मल स्टाइल यूज करेंगे, और बाकी सब चीजों के लिए जो हमने अलग टाइप पढ़े थे लेटर राइटिंग के उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो यानी कि पर्पस से हमें पता चलता है कि हमें किस टोन में वो लेटर लिखनी है। बात करते हैं अब हमारी थर्ड टिप की। ये कहती है इवन इन informal writing there is a good range of language which can be used, conditional sentences, a range of perfect and continuous tense, indirect questions etc. दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा अभी हमने इनफॉर्मल लेटर राइटिंग के फॉर्मेट में जब हमने बॉडी ऑफ द लेटर पढ़ा था तब मैंने आपको उसमें बताया था कि किस तरह से थोड़ा वो टोन में चेंज आता है। वो डिपेंड करता है कि वो आप लेटर किसको लिख रहे हो, भाई को लिख रहे हो, फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप काफी कैजुअल हो सकते हो। वही अगर आप किसी रिलेटिव को लिख रहे हो तो आपको उन्हें रिस्पेक्ट शो करना जरूरी है। इसी वजह से ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत जरूरी है कि चाहे वो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग हो लेकिन उसमें भी टोन हमारी ऊपर नीचे जाती है। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ टिप की। ये कहती है एंड मेक श्योर दैट योर रिप्लाई आंसर्स एनी क्वेश्चंस दैट यू वर आस्क्ड इन द टास्क and take into account any additional information that you have been told to mention। यानी कि दोस्तों जो नेक्स्ट थिंग आपको याद रखनी जरूरी है लेटर राइटिंग लिखते वक्त वो ये है कि क्वेश्चन में जो भी चीजें आपसे पूछी गई हो
आपको मेक श्योर करना है कि उसके आंसर्स आप अपने लेटर के थ्रू दे सके। और अगर आपको अपने लेटर में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी बतानी है तो वो भी आप बता सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ लेटर राइटिंग की टिप्स अब यहीं पर खत्म होती है। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हमने सबसे पहले बात करी कि लेटर राइटिंग आखिर होती क्या है। उसके बाद हमने इसके टाइप्स के बारे में पढ़ा। टोटल हमने 4 टाइप्स देखे इसके, और इसका जो सबसे पहला टाइप है इनफॉर्मल लेटर राइटिंग, उसके बारे में बात करी। जाना कि उसका फॉर्मेट क्या है, किस तरह से हम लोग एक इनफॉर्मल लेटर राइटिंग को लिखते हैं। एंड फाइनली एट द एंड हमने लेटर राइटिंग लिखने की कुछ टिप्स के बारे में जाना। दोस्तों, इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से अगर आपको अपनी मम्मी अपने पापा को लेटर लिखना है तो उसको आप किस तरह से लिखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको टू फ्रेंड अपने दोस्त को लेटर लिखना है तो उसकी क्या टोन, क्या स्टाइल, क्या वर्डिंग रहेगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये 2 तरह के लेटर लिखना सीखेंगे। तो अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अव्यय का अध्ययन करेंगे। अव्यय क्या होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं और अव्यय के बारे में और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें आप सभी को जाननी चाहिए, आज की इस वीडियो में हम जान सकेंगे। आइए बिना देरी के शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं इस वीडियो के विषय बिंदु। आज की इस वीडियो में हम अव्यय का अर्थ जानेंगे कि अव्यय कहते किसे हैं। अव्यय का अर्थ जानने के बाद हम अव्यय के भेद जानेंगे कि अव्यय के कितने भेद हैं। अव्यय के भेदों को जानने के बाद हम अव्यय के पहले भेद क्रिया विशेषण का अध्ययन करेंगे। क्रिया विशेषण के कितने भेद हैं उसका भी अध्ययन आज के वीडियो का विषय रहेगा। तो तैयार हो जाइए, निकाल लीजिए अपने कॉपी और कलम और शुरू करते हैं हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के। विद्यार्थियों, स्क्रीन पर दिए गए उदाहरणों को पढ़िए। दीपक पत्र लिखता है, मनीषा पत्र लिखती है। यहां पर लिखता है और लिखती है जो शब्द है उसमें परिवर्तन हो गया किसके अनुसार? कर्ता के अनुसार, कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार। और किसका परिवर्तन हुआ? क्रिया का परिवर्तन हुआ। क्रिया है लिख। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। उन शब्दों को देखते हैं। शब्द हैं जब, तब, अभी, उधर, इधर, क्यों, कब, वहां, वह, आह, ठीक इत्यादि। विद्यार्थियों, आप सभी को इन शब्दों को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना चाहिए और इन शब्दों का प्रयोग करके बहुत से वाक्य लिखने चाहिए और देखना चाहिए कि क्या इन शब्दों का प्रयोग जब वाक्यों में किया जाता है तो क्या इन शब्दों के स्वरूप में वैसा परिवर्तन होता है जैसा अभी देखे उदाहरण में हुआ कि लिखता है, लिखती है इत्यादि। आप पाएंगे कि ऐसा कोई परिवर्तन इन शब्दों में नहीं हो रहा है। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? क्या आप यह जानना चाहते हैं? आइए जानते हैं। ऐसे शब्दों को अव्यय कहा जाता है। अव्यय क्या होते हैं? आइए इसकी परिभाषा जानते हैं। अव्यय वे शब्द होते हैं जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अ, धन, व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, यानी जो खर्च ना हो, यानी जो परिवर्तित ना हो, उसे अव्यय कहते हैं और इसे हम अविकारी शब्द भी कहते हैं। शब्द प्रकरण में शब्दों के रचना के आधार पर दो भेद होते हैं। एक होते हैं विकारी शब्द
और एक होते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्दों को हम अव्यय भी कहते हैं। आइए अब हम इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। आइए अब हम अव्ययों की कुछ विशेषताएं जानते हैं ताकि हम अव्यय को और बेहतर से समझ पाएं। अव्यय में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकार यानी परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता। आप व्याकरण इकाई लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का अध्ययन पहले भी कर चुके होंगे। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं। जैसे कि उदाहरण लीजिए क्यों। क्यों हर परिस्थिति में परिवर्तित हुए बिना ही क्यों लिखा जाएगा, उस पर लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अव्यय का रूपांतरण नहीं होता, इसलिए वे अविकारी शब्द होते हैं। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन, चेंजेस, यानी अव्यय में कोई भी विकार नहीं होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वो ज्यों के त्यों ही लिखे जाएंगे। और इनका व्यय नहीं होता, अर्थात ये अव्यय हैं, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसीलिए यह अपरिवर्तनशील है, अर्थात अव्ययी है। आइए अब हम जानते हैं कि अव्यय के कितने भेद होते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही पढ़ा कि अव्यय के कुछ भेद भी होते हैं। अव्यय के भेदों को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वान इसके 4 भेद मानते हैं और कुछ 5। आज के इस वीडियो में हम अव्यय के 4 भेदों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक। कुछ विद्वान निपात को भी अव्यय का भेद मानते हैं, किंतु निपात का अध्ययन हम इस वीडियो में नहीं करेंगे। आइए अब हम जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। स्क्रीन पर दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। उदाहरण है, तुषार धीरे धीरे टहलता है, रीमा मधुर गाती है। यहां पर देखिए, तुषार जो है वो करता है, टहलता है क्रिया है, और बीच में जो धीरे धीरे है न तो वो कर्म है और ना ही कोई अन्य तत्व, और वह जो शब्द है यानी धीरे धीरे, वह क्रिया के बारे में कुछ बता रहा है। ठीक इसी प्रकार रीमा मधुर गाती है वाक्य में रीमा सब्जेक्ट है और गाती है वर्ब है, यानी वह क्रिया जो रीमा के द्वारा करी जा रही है, और मधुर कर्म नहीं है बल्कि वह शब्द है जो क्रिया के बारे में बता रहा है, यानी क्रिया मधुर रूप से हो रही है और तुषार धीरे धीरे टहल रहा है। यहां तक आप समझ गए होंगे कि क्रिया विशेषण उन शब्दों को कहा जा सकता है जो क्रिया के बारे में और विस्तार से हमें बताते हैं। आइए अब हम व्याकरणिक संदर्भ में क्रिया विशेषण की परिभाषा को जानते हैं। क्रिया विशेषण की परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता बताई जाती है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, जैसा कि शब्द से आप सभी को ज्ञात हो रहा होगा, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता, यानी वे शब्द क्रिया की विशेषता बताएंगे। आइए अब हम क्रिया विशेषण के भेदों का अध्ययन करते हैं। क्रिया विशेषण के परस्पर 4 भेद हैं। सबसे पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति अर्थात किसी कार्य को करने का तरीका। तो इस प्रकार रीतिवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा होगी, जो शब्द किसी क्रिया के करने की रीति या तरीके का बोध कराएं, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, रोज इत्यादि। आइए अब हम अगले क्रिया विशेषण
के भेद का अर्थ जानते हैं, परिभाषा जानते हैं। अगला है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वे आविकारी शब्द होते हैं जिससे किसी क्रिया के संपादित होने का स्थान पता चलता है, यानी किसी क्रिया को किस स्थान पर किया गया है वो पता चलता है, जैसे यहाँ, वहां, कहां, जहां, सामने इत्यादि। विद्यार्थियों, आप इन शब्दों को अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं और इसका प्रयोग करके एक एक वाक्य रचकर स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण इत्यादि के उदाहरण बना सकते हैं। आइए अब हम अगला उदाहरण देखते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण का। कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं, काल का अर्थ समय, तो उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार इत्यादि। आइए अब हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का अध्ययन करते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा इस प्रकार होगी: जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, यानी परिमाप का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, अधिकाधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, एक एक करके इत्यादि। तो विद्यार्थियों, ये होते हैं क्रिया विशेषण के भेद। अभी तक हमने 4 क्रिया विशेषण के भेदों का अध्ययन किया: रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक। मुझे आशा है आपको क्रिया विशेषण समझ आ गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की इस वीडियो में हमने जाना कि अव्यय किसे कहते हैं और अव्यय के कितने भेद हैं, यह भी हमने जाना। यह जानते हुए हमने जाना कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। क्रिया विशेषण के भेदों का अध्ययन भी हमने किया। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और घर जाकर आप इसका अभ्यास करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आइए शुरू करते हैं गणित का आज का पाठ समाकलन। इसी को हम अंग्रेजी में इंटीग्रल्स के नाम से जानते हैं। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज के विषय आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, खंडशः समाकलन यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं पहले विषय के साथ, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। स्मरण कीजिए कि एक परिमेय फलन px बटे qx दो बहुपदों के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला है उचित परिमेय फलन, फिर है विषम परिमेय फलन। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यदि px बटे qx विषम परिमेय फलन है तो px बटे qx बराबर होता है tx प्लस p1x बटे qx, जहां tx x में एक बहुपद है और p1x बटे qx उचित परिमेय फलन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं। मान लीजिए कि हम इंटीग्रेशन px बटे qx dx यानी px बटे qx जो परिमेय फलन है उसका समाकलन करते हैं dx में। तो उसका यदि हम मान ज्ञात करना चाहें जहां px बटे qx एक उचित परिमेय फलन है, एक विधि जिसे आंशिक भिन्नों में वियोजन के नाम से जाना जाता है की सहायता से दिए हुए समाकलय को साधारण परिमेय फलनों के योग के रूप में लिखा जाना संभव है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन पर दी गई है एक सारणी। इसमें आपको परिमेय फलनों के रूप दे रखे हैं और किस प्रकार आप उसको आंशिक भिन्नों का रूप में परिवर्तित करते हैं वो आप देख सकते हैं। जैसे पहला है px प्लस क्यू बटे x माइनस a गुना x माइनस b। यहाँ पर बताया गया है कि a b के बराबर नहीं होना चाहिए, तो यदि आप इसको आंशिक भिन्नों के रूप में परिवर्तित करें तो वो होगा
a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस b। उसी प्रकार दूसरा यदि आप देखें तो है px प्लस q बटे x माइनस a का होल स्क्वायर, जो हम लिख सकते हैं आंशिक भिन्नों के रूप में a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस a की होल स्क्वायर। तीसरा यदि आप देखें तो होगा px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बटे x माइनस a गुना x माइनस b गुना x माइनस c। इसको यदि मैं आंशिक भिन्नों के रूप में लिखूं तो वो होता है a बटे x माइनस a प्लस b बटे x माइनस b प्लस c बटे x माइनस c। इसी प्रकार बच्चों जो बचे हुए हैं आप उनका भी अच्छी तरीके से हल कर देख सकते हैं। इन सभी आंशिक भिन्नों के रूप को आपको बच्चों स्मरण करना है, जबकि आप प्रश्न करेंगे तो आपको इन सभी का उपयोग करना होगा। आइए बच्चों देखते हैं एक उदाहरण। हमें समाकलन dx बटे x प्लस 1 x प्लस 2 का मान ज्ञात करना है। हल देखेंगे कि दिया हुआ समाकलन जो है वो एक उचित परिमेय फलन है, इसलिए आंशिक भिन्नों के रूप उपयोग करते हुए हम 1 बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर रखेंगे a बटा x प्लस 1 प्लस b बटा x प्लस 2। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर a और b जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं जिन्हें हम उचित विधि द्वारा ज्ञात करना चाहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हम एक को बराबर रखेंगे a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1, यानी एक बराबर है a गुना किया जा रहा है x प्लस 2 के साथ प्लस b गुना किया जा रहा है x प्लस 1 के साथ। x के गुणांक को एवं अचर पदों को समान रखने पर हम पाते हैं कि a प्लस b बराबर है 0 के और 2a प्लस b बराबर है 1 के। यदि इन दोनों समीकरणों को मैं हल कर देखूं तो मुझे a का मान 1 तथा b का मान -1 प्राप्त होता है। इस प्रकार समाकलन निम्नलिखित रूप में प्राप्त हो जाएगा कि 1 बटा x प्लस 1 गुना x प्लस 2 बराबर है 1 बटा x प्लस 1 प्लस -1 बटे x प्लस 2 के। इसलिए जब आप इसका समाकलन ज्ञात करेंगे तो आपको प्राप्त होगा log x प्लस 1 मॉड में माइनस log मॉड में x प्लस 2 प्लस c। यदि बच्चों आपको याद हो तो log a माइनस log b बराबर होता था log a बटे b के, तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं log मॉडुलस में x प्लस 1 बटे x प्लस 2 प्लस c। अगला उदाहरण हमने देखा, हमें समाकलन ज्ञात करना है 3 sin 5 माइनस 2 गुना किया जा रहा है cos थीटा के साथ बटे 5 माइनस cos स्क्वायर 5 माइनस 4 sin 5। इसको हमने 5 के सापेक्ष जो है वो उसका समाकलन ज्ञात करना है। हल देखेंगे बच्चों कि हमने मान लिया y बराबर है sin 5 के, तो dy होगा cos 5 d5। इसलिए जो समीकरण हमें प्रश्न में दिया गया है उसको यदि मैं लिखना चाहूं तो इस प्रकार लिख सकती हूँ 3y माइनस 2 बटे 5 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस y रेज़ टू द पावर 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 4y dy। तो इसको यदि मैं हल करना चाहूं बच्चों तो इसको इस प्रकार लिख सकती हूँ 3y माइनस 2 बटे में y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। इसका जब हमने समाकलन ज्ञात किया तो हमें सबसे पहले क्या करना है बच्चों, नीचे तो दे रखा है आपको एक बहुपद y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, इसको आप y माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हमने मान लिया i के बराबर। अब जो 3y माइनस 2 बटे y माइनस 2 का होल स्क्वायर है इसको हम आंशिक भिन्नों के रूप में प्राप्त करेंगे a बटे y माइनस 2 प्लस b बटे y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर यदि मैं 3y माइनस 2 को a y माइनस 2 प्लस b के बराबर रखूं तो मुझे दोनों पक्षों से y के गुणांक एवं अचर पदों की तुलना करने पर प्राप्त होगा a बराबर 3 और b माइनस 2a बराबर माइनस 2। यहाँ पर a का मान 3 प्राप्त हो रहा है और a का मान यदि 3 आप दूसरे उसमें डाल दें तो आपको b का मान जो है वो 4 प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अभेद्य समाकलन निम्नलिखित रूप में प्राप्त होगा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाय y माइनस 2 प्लस 4 बाय y माइनस 2 का होल स्क्वायर dy, जिसको यदि आप 3 यहाँ पर देखें तो अचर पद है वो बाहर आ जाएगा और समाकलन हम ज्ञात करेंगे यानी इंटीग्रेशन करेंगे dy बाय y माइनस 2 प्लस उसी प्रकार से 4 अचर पद है वो बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy y माइनस 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़े तो हमने देखा ये हल करने पर आएगा 3 log मॉड्यूलस में y माइनस 2 प्लस 4 ब्रैकेट में -1 बटे y माइनस 2 प्लस c। y हमने माना था sin 5 तो y की जगह हम यहाँ पर sin 5 लिख देंगे,
जिससे हमारा ये प्रश्न पूरी तरीके से हल होगा और 3 log 2 minus sin 5 प्लस 4 बटे में 2 minus sin 5 प्लस c हमको प्राप्त होता है। अब देखेंगे अगला विषय खंडशः समाकलन। यदि एकल चर x हमने माना है कि ये कोई एकल चर है, इसमें u और v दो अवकलनीय फलन हैं, तो अवकलन के गुणनफल नियम के अनुसार हम ये प्राप्त करते हैं कि d by dx u इंटू v जो है वो बराबर होता है u dv by dx प्लस v du by dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर हम पाते हैं कि uv बराबर है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू dv by dx इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ v du by dx इंटू dx। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ u dv by dx जो हम लेते हैं तो बराबर होगा uv माइनस इंटीग्रेशन ऑफ v du by dx इंटू dx, जिसको हम मान लेंगे समीकरण 1। आगे बढ़े तो हमने मान लिया कि u बराबर है fx के और dv by dx जो है वो बराबर है gx के। तो du by dx यदि मैं निकालूं तो वो होगा f का अवकलज यानी f डैश x और v बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ gx dx। इसलिए समीकरण 1 को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन ऑफ fx gx dx बराबर है fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस इंटीग्रेशन पूरे का लिया जाएगा, फिर उसमें वापस किसका हो रहा है बच्चों, पहले यहाँ पे अगर हम देखें दाएं पक्ष की ओर तो gx dx और f डैश x ये निकालने के बाद यदि आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे उस पूरे का इंटीग्रेशन आपको लेना है। आगे बढ़ेंगे तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं fx इंटीग्रेशन ऑफ gx dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x इंटीग्रेशन gx dx पूरे dx के सापेक्ष में। यदि हम f को प्रथम फलन और g को दूसरा फलन मान लें तो इस सूत्र को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है कि दो फलनों के गुणनफल का समाकलन जो होता है वो होता है प्रथम फलन गुना द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुना हो जाएगा द्वितीय फलन का समाकलन और इस पूरे का लिया जाएगा समाकलन। तो अब बढ़े चलेंगे बच्चों एक टिप्पणी की ओर कि यह वर्णनीय है कि खंडशः समाकलन दो फलनों के गुणनफल की सभी स्थितियों में प्रयुक्त नहीं है। जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स साइन एक्स dx की स्थिति में यह विधि काम नहीं करती है। इसका कारण यह है कि ऐसा कोई फलन अस्तित्व में ही नहीं है जिसका रूट एक्स साइन एक्स जो है वो अवकलज हो। अगली टिप्पणी देखेंगे कि ध्यान दीजिए कि द्वितीय फलन का समाकलन ज्ञात करते समय हमने कोई समाकलन अचर नहीं जोड़ा था। यदि हम द्वितीय फलन cos x के समाकलन को sin x प्लस k के रूप में लिखते हैं जहां k कोई अचर है, तब इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx बराबर हो जाएगा x ब्रैकेट में sin x प्लस k माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस k विद रिस्पेक्ट टू dx यानी dx के सापेक्ष। तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त होगा x ब्रैकेट में sin x प्लस k माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ k dx, जिसको यदि मैं हल करके देखूं तो मुझे प्राप्त होगा x sin x प्लस k प्लस cos x। कैसे हुआ बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ sin x जो होता है वो होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस इंटू होके हो जाएगा प्लस cos x और k जो है वो अचर पद है और इंटीग्रेशन ऑफ dx जो है वो x होता है इसलिए माइनस kx प्लस c, जिसको आप यदि हल करके देखें तो हमें प्राप्त होता है x sin x प्लस cos x प्लस c। आगे बढ़े तो देखिए हमने एक और टिप्पणी, सामान्यतः यदि कोई फलन x की घात के रूप में है अथवा x का बहुपद है तो हम इसे प्रथम फलन के रूप में लेते हैं। तथापि ऐसी स्थिति में जहां दूसरा फलन प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन अथवा लघुगणकीय फलन है तो हम उनका प्रथम फलन के रूप में लेते हैं। जैसे कि आपके सामने बच्चों एक उदाहरण दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ x e raised to the power x dx, इसका हमें समाकलन ज्ञात करना है। अब x यहाँ पर प्रथम फलन एवं ex जो है वो हमारा द्वितीय फलन ऐसा हम मानेंगे, तो दूसरे फलन का समाकलन ex रहेगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ x ex dx जो होगा वो होगा x ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू ex dx, जिसको हल करने पे हमें प्राप्त होगा x ex माइनस ex प्लस c। आगे बढ़े तो हमने देखा बच्चों कि इससे हमें क्या प्राप्त हुआ। एक अगला विषय इंटीग्रेशन लेना है ex का, ब्रैकेट में है fx प्लस f डैश x dx। इसके ऐसे प्रकारों का हमें समाकलन ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे,
हमें ज्ञात है कि I को बराबर मान लेते हैं हम इंटीग्रेशन ऑफ EX FX प्लस F डैश X dx के। तो इसको हल करेंगे तो EX पहले गुना होगा FX के साथ और फिर EX गुना होगा F डैश X के साथ, जो दो अलग अलग फलन बन जाएंगे और दोनों का ही अलग अलग समाकलन लिया जाएगा। तो ये जो है EX FX जो है ये हमारा I1 हो गया है और इसमें हमने जोड़ दिया है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x f डैश x dx के, जहां पर I1 जो है उसको हमने माना है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू द पावर x fx dx। ये हमारा समीकरण 1 है। अब I1 जो है उसको यदि सिर्फ मैं हल करके देखूं तो मुझे प्राप्त होता है fx ex माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x ex। आइए बढ़े चलते हैं अगले उदाहरण की ओर, जिसमें हमें ज्ञात करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ex tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, इसका समाकलन हमें प्राप्त करना है। तो बच्चों यहाँ पर tan इनवर्स x जो है वो fx है और इसी का यदि मैं अवकलज याद करूं तो मुझे प्राप्त होगा 1/1 जमा x स्क्वायर। तो हमें क्या करना है बच्चों, ex का हम गुना करेंगे tan इनवर्स x के साथ और ex का हम गुना करेंगे 1/1 प्लस x स्क्वायर के साथ। तो fx हो गया tan इनवर्स x, f डैश x हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर यानी 1/1 जमा x स्क्वायर। जो दिया हुआ समाकलन है वो किस प्रकार का है बच्चों, वो इस प्रकार का है कि ex उसके बाद हम उसका गुना करेंगे ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x के रूप में। आगे देखेंगे, इसलिए जब हम इसके सूत्र का उपयोग करेंगे तो हमें प्राप्त होगा उत्तर ex यानी e रेज़ टू द पावर x tan इनवर्स x प्लस c। इसी के साथ ये अध्याय हमारा समाप्त हुआ। आशा करती हूँ बच्चों आपको यह पाठ समझ आया होगा। घर जाइए, प्रश्नावली में दिए गए प्रश्नों का निरंतर अभ्यास कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह एवं सहायता के लिए हम हमेशा उपलब्ध हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज के इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है नाभिक। दोस्तों हमने अपने पिछले अध्याय में रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तावित परमाणु मॉडल को समझा था, जिसके अनुसार परमाणु का धनावेश घनीभूत होकर इसके केंद्र में संकेंद्रित हो जाता है और परमाणु का नाभिक बनाता है। नाभिक का कुल साइज परमाणु के साइज की तुलना में काफी कम होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो परमाणु में अधिकांशतः रिक्त स्थान ही है। तथापि परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान यानी लगभग 99.9% से अधिक नाभिक में ही समाहित होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न यह भी उठता है कि परमाणु की संरचना के समरूप क्या नाभिक की भी कोई संरचना है, और यदि ऐसा है तो इसके अवयव क्या क्या हैं, वे परस्पर किस प्रकार जुड़े हैं। तो दोस्तों इस अध्याय में हम इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर खोजने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में हम अध्याय का पहला भाग समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम समझेंगे परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, और इसके बाद देखेंगे नाभिक का साइज, और अंत में द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय ऊर्जा बंधन। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों परमाणु का द्रव्यमान किलोग्राम की तुलना में बहुत कम होता है। उदाहरण के लिए कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान 1.992647 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 26 किलोग्राम है। अब इतनी छोटी राशियों को मापने के लिए किलोग्राम एक बहुत सुविधाजनक मात्रक नहीं है। अतः परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए द्रव्यमान की एक अन्य मात्रक प्रस्तुत किया गया, और इस मात्रक को परमाणु द्रव्यमान मात्रक U कहते हैं। अतः इस परिभाषा के अनुसार एक U बराबर होता है कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान बटे 12 के, अर्थात 1.992647 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 26 किलोग्राम बटे 12, जिससे आता है एक U बराबर 1.66059 गुणा 10 की घात ऋणात्मक 26 किलोग्राम। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान को यथार्थ मापन द्रव्यमान वर्णक्रम मापी यानी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किया जाता है। परमाणु द्रव्यमान के मापन से पता चलता है कि एक ही तत्व के विभिन्न प्रकार के ऐसे परमाणुओं का अस्तित्व है
जिनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं, पर इनके द्रव्यमानों में अंतर होता है। एक ही तत्व की ऐसी परमाणु प्रजातियां जिनके द्रव्यमानों में अंतर होता है, समस्थानिक कहलाती हैं। दोस्तों, अगर नाभिक की संरचना की ओर गौर करें तो न्यूट्रॉन की खोज के पश्चात नाभिक की संरचना का चित्र भी काफी हद तक साफ हो गया था। अब यह कहा जा सकता था कि किसी परमाणु के नाभिक में मुख्यतः प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक Z से लिखा जाता है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या को N से। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के लिए न्यूक्लियॉन शब्द का भी उपयोग किया जा सकता है। अतः किसी परमाणु में न्यूक्लियॉन संख्या उसकी द्रव्यमान संख्या A होती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय नाभिक के साइज पर। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में ये देखा था कि परमाणु की संरचना को लेकर समय समय पर भिन्न भिन्न मॉडल दिए जा चुके हैं। सबसे पहले जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल हो या फिर रदरफोर्ड का नाभिकीय परमाणु मॉडल। वैसे नाभिक के अस्तित्व के बारे में हमें सबसे पहले रदरफोर्ड के मॉडल द्वारा ही पता चला है। रदरफोर्ड ने अपने इसी प्रयोग से नाभिक के साइज को भी परिकलित किया। रदरफोर्ड के परिकलन अल्फा कणों एवं स्वर्ण नाभिकों के धनावेश युक्त कणों के बीच लगने वाले कूलम बल पर आधारित थे, किंतु जब प्रयोग में अल्फा कणों के स्थान पर इलेक्ट्रॉन का उपयोग किया गया तो प्राप्त नाभिकीय साइज पहले की अपेक्षा अधिक परिशुद्ध था। इससे प्राप्त होता है कि त्रिज्या को लिखा जा सकता है R बराबर R0 1/3 से, जहां A परमाणु की द्रव्यमान संख्या है तथा R0 का मान 1.2 × 10⁻15 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हमारा अगला विषय द्रव्यमान ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, आइंस्टीन ने अपने विशिष्ट अपेक्षता के सिद्धांत के आधार पर यह दर्शाया कि द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है और हम द्रव्यमान को ऊर्जा के अन्य रूपों के समान ही किसी दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसके लिए आइंस्टीन ने एक प्रसिद्ध द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता संबंध दिया, जिसे लिखा जाता है E बराबर mc²2, जहां E द्रव्यमान m के समतुल्य ऊर्जा तथा c निर्वात में प्रकाश का वेग है। चलिए अब जानते हैं नाभिकीय बंधन ऊर्जा के बारे में। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि एक नाभिक प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसका मतलब यह हुआ कि नाभिक का द्रव्यमान बराबर होता है कुल प्रोटॉन के द्रव्यमान जमा कुल न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के, यानी m बराबर है सिग्मा mp जमा सिग्मा mn। यहाँ पर mp प्रोटॉन का द्रव्यमान तथा mn न्यूट्रॉन के द्रव्यमान को दर्शाता है और कैपिटल M नाभिक के द्रव्यमान को। किंतु दोस्तों, नाभिकीय द्रव्यमान m सदा इस योग से कम पाया गया, अर्थात नाभिक और इसके घटकों के बीच एक अंतर होता है जिसे लिखा जाता है डेल्टा m के द्वारा, और जो बराबर होता है ZmP जमा A घटा ZmN घटा कैपिटल M के। दोस्तों, यहाँ पर A परमाणु की द्रव्यमान संख्या और Z परमाणु संख्या है। इसके अतिरिक्त द्रव्यमान के इस अंतर को कहा जाता है द्रव्यमान क्षति। दोस्तों, द्रव्यमान क्षति को नाभिक के घटक न्यूक्लियॉन्स के मुक्त अवस्था में द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान का अंतर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नाभिक को उसके घटक कणों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा को नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहा जाता है, जिसे लिखा जाता है E बराबर डेल्टा mc²। दोस्तों, यदि नाभिकीय बंधन ऊर्जा को नाभिक में उपस्थित कुल न्यूक्लियॉन की संख्या से विभाजित किया जाए तो हमें प्राप्त होती है बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियॉन, और जिसे लिखा जाता है EB/A।
यहाँ पर इस चित्र में विभिन्न परमाणुओं के लिए बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दर्शाई गई है। दोस्तों, यदि आप यहाँ ध्यान दें तो एक भारी परमाणु जिसकी द्रव्यमान संख्या 238 है, इसकी बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन दूसरे परमाणु जिसकी परमाणु संख्या 120 के आसपास है, उसकी बंधन ऊर्जा से कम है। जिसका अर्थ यह हुआ कि यह भारी परमाणु विभाजित होकर छोटे छोटे दो परमाणुओं में टूट जाएगा, जिससे दोनों परमाणुओं की बंधन ऊर्जा अधिक हो और परमाणु स्थिर रह सके। इसी प्रकार छोटे परमाणु आपस में संयोजित होकर बंधन ऊर्जा का अधिक मान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इसी विषय के साथ हम खत्म करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ आया होगा। आज के वीडियो में हमने समझा परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना। इसके बाद जाना नाभिक का साइज और अंत में द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन ऊर्जा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसी अध्याय के अगले भाग की, जिसमें हम समझेंगे नाभिकीय बल और रेडियो एक्टिवता को। तब तक के लिए गुड बाय। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि डिजिसात के आज के एपिसोड में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 10वीं कक्षा में पढ़ा इंग्लिश के राइटिंग सेक्शन से इनफॉर्मल लेटर राइटिंग। साथ ही हमने 10वीं कक्षा में हिंदी ग्रामर से पढ़ा अव्यय। फिर कक्षा 12वीं में हमने पढ़ा गणित का अध्याय इंटीग्रल्स, साथ ही फिजिक्स का अध्याय नाभिक। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजिसात इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।